आज हम मुंशी प्रेमचंद के शुरुआती दौर के एक बहुत ही दिलचस्प उपन्यास वरदान की दुनिया में गहरे उतर रहे हैं। जी। हमारे पास इसका डिजिटल संस्करण है और हमारा मकसद है उस एक वरदान के धागे को पकड़ना जो कहानी के किरदारों को मतलब सुआमा, प्रताप और विरजन इनकी जिंदगियों को एक साथ बुनता भी है और शायद उलझाता भी है। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू से ही एक विरोधाभास पेश करती है। नाम है वरदान, मतलब एक आशीर्वाद। हाँ, एक भेंट। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये सवाल और गहरा होता जाता है कि क्या ये वरदान सच में एक आशीर्वाद था या अनजाने में मांगी गई एक ऐसी इच्छा जिसने घटनाओं की एक दुखद श्रृंखला शुरू कर दी। तो चलिए कहानी की बुनियाद से ही शुरू करते हैं, जहां ये वरदान मांगा गया था। ये एक बहुत ही सशक्त भक्ति के दृश्य के साथ खुलती है ना। स्वामा की प्रार्थना के बारे में बताइए। ये कोई आम प्रार्थना तो नहीं थी। नहीं, ये बिल्कुल भी आम नहीं है। देखिए, स्वामा विंध्याचल पर्वत पर देवी के मंदिर में 20 साल से 20 साल? हाँ, 20 साल से लगातार हर मंगलवार को प्रार्थना कर रही हैं। अच्छा। और वो देवी से कोई अमीर, शक्तिशाली या विद्वान बेटा नहीं मांगती। हाँ। वो एक ऐसा बेटा मांगती हैं जो अपने देश का उपकार करे, और देवी प्रसन्न होकर उसे यही वरदान देती हैं। यही कहानी का केंद्रीय वरदान है। एक मिनट, यहीं पर रुकते हैं, ये बहुत दिलचस्प है। उस दौर में जब ज्यादातर लोग धन, संपत्ति या खानदान का नाम रोशन करने वाले बेटे की कामना करते थे, स्वामा देश का उपकार करने वाला बेटा मांग रही हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हाँ। क्या ये उस समय की बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना का कोई संकेत है जिसे प्रेमचंद अपनी कहानी में बुन रहे हैं? बिल्कुल। ये प्रेमचंद का बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरीका है कहानी को एक व्यक्तिगत दायरे से निकालकर एक बड़े सामाजिक और राष्ट्रीय संदर्भ में रखने का। ये सिर्फ एक माँ की इच्छा नहीं है, ये उस युग की आकांक्षा है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में आकार ले रही थी। देश सेवा का आदर्श वो धीरे धीरे लोगों के मन में जगह बना रहा था, और स्वामा का वरदान उसी आदर्श का प्रतीक है। तो वरदान मिल जाता है और प्रताप चंद्र का जन्म होता है। वो बहुत रूपवान और प्रतिभाशाली है, लेकिन उसके पिता मुंशी सालीग्राम वो एक बिल्कुल अलग ही आध्यात्मिक रास्ते में नजर आते हैं। ये कहानी का पहला बड़ा टकराव है। हाँ, मुंशी सालीग्राम का चरित्र बहुत जटिल है। वो उदार हैं, आध्यात्मिक हैं, लेकिन दुनिया से कुछ हद तक अलग थलग से। अच्छा। वो वेदांत के सिद्धांतों को मानते हैं और उनका मन वैराग्य की ओर झुकता है। पहले तो वो अपने बेटे प्रताप के स्नेह में ऐसे डूबते हैं कि खुद को भूल जाते हैं, लेकिन फिर अचानक जब प्रताप सिर्फ 6 साल का होता है। सिर्फ 6 साल का? हाँ, वो प्रयाग के कुंभ मेले के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। एक पिता का इस तरह घर छोड़ देना, ये आज भी चौंकाता है। उस दौर में इसे कैसे देखा जाता होगा? मतलब एक महान आध्यात्मिक काम या एक जिम्मेदारी से भागना? और यही इस उपन्यास का एक केंद्रीय नैतिक प्रश्न है। एक तरफ आध्यात्मिक खोज और मोक्ष को भारतीय परंपरा में जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। सही बात है। उस नजरिए से उनका त्याग एक महान कार्य था, लेकिन प्रेमचंद यहाँ दूसरा पहलू दिखाते हैं कि उस त्याग की कीमत कौन चुकाता है। उनका परिवार। उनका ये वैराग्य परिवार को एक बड़े आर्थिक और भावनात्मक संकट में डाल देता है। तो कहानी की नींव 2 मजबूत लेकिन विरोधी ताकतों पर रखी गई है। एक माँ की अपने बेटे के लिए सांसारिक प्रार्थना और एक पिता का दुनिया से आध्यात्मिक त्याग। और इस त्याग का असर फौरन दिखता है। परिवार पर कर्ज का बोझ आ जाता है। बिल्कुल। और सुवामा की हिम्मत की तुरंत परीक्षा होती है। पंडित मोटेराम, जो उनके पुरोहित थे, वो धोखे से मदद करने का नाटक करते हैं, पर उनकी नीयत खराब होती है। लेकिन सुवामा जिस स्वाभिमान से उनकी मदद को ठुकराती है और अपनी जायदाद बेचकर कर्ज चुकाने का फैसला करती हैं, वो उनके मजबूत चरित्र को दिखाता है। वो कहती हैं, मैं इस घर में जल मरूंगी पर किसी की उपकारिणी ना बनूंगी। वाह, ये संवाद उनके आत्मसम्मान को पूरी तरह स्थापित कर देता है। जी। तो पिता के वैराग्य से जो मुश्किलें पैदा हुईं, उन्हीं के बीच कहानी में एक नया और बहुत खूबसूरत अध्याय शुरू होता है। किराएदार आ जाते हैं और यहीं पर मुंशी जीवनलाल, उनकी पत्नी सुशीला और उनकी बेटी विरजन की एंट्री होती है, और यहाँ से कहानी का पूरा माहौल ही बदल जाता है। प्रताप और विजन के बीच एक बहुत गहरी और मासूम दोस्ती तुरंत शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे सगे भाई बहनों। बिल्कुल। खिलौनों से लेकर किताबें तक सब कुछ साझा करते थे।
उनका रिश्ता उस दुख और अकेलेपन की माहौल में एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा था। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ खेल-कूद तक ही सीमित नहीं था, है ना? प्रताप का विजन पर एक गहरा असर पड़ता है, खासकर उसकी पढ़ाई पर। हाँ, ये बहुत प्यारा हिस्सा है। विजन संस्कृत पढ़ रही थी, जिसे प्रताप तोते की तरह रटना कहता है। अच्छा। हाँ, वो उस पारंपरिक शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाता है और विर्जिन को हिंदी पढ़ाता है। इसका एक खूबसूरत उदाहरण है जब विर्जिन अपने पिता को हिंदी में एक चिट्ठी लिखती है। वो पढ़कर बहुत खुश और हैरान होते हैं। ये उनके सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि बौद्धिक जुड़ाव को भी दिखाता है। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, दोनों माँओं के बीच भी एक गहरा रिश्ता बन जाता है। बिल्कुल। सुवामा विर्जिन के लिए एक माँ की भूमिका निभाने लगती हैं। जब विर्जिन की माँ सुशीला उसे घर के कामों से दूर रखना चाहती हैं, तो सुवामा उसे अपने पास बुलाकर खाना बनाना सिखाती हैं। तो एक तरह से एक बनाया हुआ परिवार बन जाता है। हाँ, जहाँ रिश्ते खून के नहीं बल्कि स्नेह और देखभाल के हैं। और इससे विर्जिन का चरित्र भी बनता है। वो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ घरेलू कामों में भी कुशल बनती है। ठीक है, तो यहाँ एक आदर्श दुनिया बन गई है। दो परिवार, एक अटूट दोस्ती जो धीरे धीरे शायद प्यार में बदल रही है। लेकिन प्रेमचंद की कहानियों में ऐसी आदर्श दुनिया ज्यादा देर टिकती नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल दुनिया की सच्चाइयां दरवाजे पर दस्तक देती हैं, और ये दस्तक एक शादी के रिश्ते के रूप में आती है। यहाँ डिप्टी श्यामाचरण के परिवार का परिचय होता है, खासकर उनकी पत्नी प्रेमवती और उनके बेटे कमलाचरण का। और यहाँ प्रेमचंद किरदारों के बीच का जमीन आसमान का फर्क बहुत साफ दिखाते हैं। जमीन आसमान का फर्क मतलब एक तरफ विर्जन है जो हिंदी संस्कृत जानती है, समझदार और गुणी है, और दूसरी तरफ ये लड़का है कमलाचरण, जिसे सिर्फ पतंग उड़ाना, कबूतर पालना और बुलबुल लड़ाना आता है। अरे वाह, ये तो बेमेल विवाह की परिभाषा ही हो गई। तो फिर विर्जन के माता पिता मान क्यों जाते हैं इस रिश्ते के लिए चकचौंध में? हाँ, इसी चकाचौंध में विर्जन के माता पिता अंधे हो जाते हैं और लड़के के सारे अवगुणों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये सिर्फ विर्जन की कहानी नहीं, उस दौर की हजारों लड़कियों की कहानी है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद यहाँ सामाजिक यथार्थवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रेमचंद को सामाजिक यथार्थवाद का अगवा माना जाता है। वो सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, वो समाज का एक्सरे करते हैं। वरदान में दहेज, बेमेल विवाह, स्त्री शिक्षा, ये सब मुद्दे सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं है। ये प्रेमचंद के वो हथियार हैं जिनसे वो समाज की कुरीतियों पर चोट करते हैं। और इस शादी के प्रस्ताव का असर सबसे पहले प्रताप और विर्जन के रिश्ते पर होता है। हाँ, और बहुत बुरी तरह से। उनकी मासूम दुनिया टूट जाती है। प्रताप अचानक ठंडा और कठोर व्यवहार करने लगता है। वो विर्जन से बचना शुरू कर देता है। हाँ, पूरी तरह से, जिससे विर्जन को बहुत दुख होता है। वो समझ नहीं पाती कि जो प्रताप उसे इतना प्यार करता था, वो अचानक ऐसा क्यों हो गया। असल में ये प्रताप का अपनी बेबसी से निपटने का तरीका था। बेबसी मतलब वो उसे खोने के डर और अपनी सामाजिक हीनता से? बिल्कुल, कि वो एक गरीब और अनाथ लड़का है। वो इसी कश्मकश से जूझ रहा था। वो उसे तकलीफ देकर एक तरह से खुद को भविष्य की तकलीफ से बचाने की कोशिश कर रहा था। बहुत ही मार्मिक स्थिति है। हाँ, और फिर वो एक दृश्य आता है जहां विर्जन उसे सोते हुए पाती है। वो नींद में उसका नाम ले रहा होता है, विर्जन, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। जब वो जागता है तो आखिरकार उनके बीच उनके बिछड़ने को लेकर बात होती है। प्रताप अपनी बेबसी जाहिर करता है, तुम धनवान हो, तुम्हारे माता पिता धनी हैं, मैं अनाथ हूं, मेरा तुम्हारा क्या साथ। ये पहली बार है जब उनके अनकहे प्यार और उनके बीच की सामाजिक खाई को इतने साफ शब्दों में जाहिर किया जाता है। एक दिल तोड़ने वाला पल है। और प्रताप की ये खामोशी, ये बेबसी सिर्फ विर्जन को ही तकलीफ नहीं दे रही थी, इसका असर पूरे घर पर एक काले साये की तरह पड़ रहा था। हाँ, और इसकी सबसे दुखद कीमत किसी और को चुकानी पड़ी। ये कहानी का एक और दुखद मोड़ है। सुशीला जी की बात कर रहे हैं आप? जी। प्रताप का दुख और अपराध बोध एक अजीब रूप में सामने आता है। वो स्कूल से आकर कमलाचरण की बुरी आदतों के किस्से विर्जन की माँ सुशीला के सामने सुनाने लगता है। शायद वो उन्हें सचेत करना चाहता था। शायद ये उसका अपना गुस्सा निकालने का तरीका था। लेकिन इसका नतीजा बहुत बुरा होता है। इस लगातार तनाव और चिंता से सुशीला बीमार पड़ जाती हैं और आखिरकार उनकी मौत हो जाती है। वो एक तरह से उस विनाशकारी विवाह की पहली शिकार बनती हैं। तो शादी से पहले ही एक मौत, ये तो बहुत ही बुरा शगुन है। ये प्रेमचंद का तरीका है ये दिखाने का कि एक गलत सामाजिक निर्णय सिर्फ दो लोगों को नहीं बल्कि पूरे परिवार को कैसे तबाह कर सकता है। और माँ की मौत के बाद विर्जन की विदाई का दृश्य और भी दिल तोड़ने वाला हो जाता है। उसका स्वमाम से, अपने पिता से और खासकर प्रताप से बिछोड़ना बहुत दर्दनाक है। प्रताप और विर्जन के बीच का बिछो अनकहा है, लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ादायक है।
उनके जाने के बाद वो घर एकदम सूना बेजान हो जाता है। तो विरजन अपने ससुराल पहुंचती है, एक नई दुनिया, नए लोग और एक ऐसा पति जिसके बारे में वो भयानक बातें सुन चुकी है। वहां क्या होता है? शुरुआत में तो वो अपने गुणों से, अपनी पाक कला से सबको प्रभावित करती है। एक उम्मीद जगती है कि शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं, असली मुश्किल तो उसका पति है। जल्द ही कमलाचरण और उसके दोस्तों का असली रूप सामने आता है। शराबी, आवारा और बदतमीज लोगों का झुंड। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ देती है, जहां विरजन के चरित्र का एक ऐसा पहलू सामने आता है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। बिल्कुल, ये उपन्यास का एक बेहद महत्वपूर्ण दृश्य है। एक रात कमलाचरण और उसके दोस्त नशे में धुत होकर विरजन की जासूसी करने के लिए दीवार में छेद करने की कोशिश करते हैं। क्या? हाँ, विरजन को आहट सुनाई देती है और वो उन्हें चोर समझती है। पर वो डरती नहीं, बल्कि एक डंडा लेकर तैयार हो जाती है। हाँ। जैसे ही छेद से एक सिर अंदर आता है, जो कमलाचरण का होता है। हाँ, वो उस पे जोर से डंडे से वार कर देती है। जाहिर है घर में हंगामा मच गया होगा। लेकिन विरजन का रिएक्शन क्या था जब उसे सच्चाई पता चली? और यहीं पर विरजन एक साधारण नायिका से ऊपर उठ जाती है। अगले दिन नौकरानी उसे सच्चाई बताती है। अच्छा। ये सुनकर विरजन डरती नहीं, बल्कि अपमान और तीव्र गुस्से से भर जाती है। अच्छा। वो नौकरानी को जो फटकार लगाती है, वो उसके मजबूत और स्वाभिमानी चरित्र को स्थापित करता है। वो कहती है, तुम्हें ये कहते हुए लाज नहीं आती? साक्षात मेरे ऊपर कलंक का टीका लगा रही हो। वाह! तो वो उस अपमान को स्वीकार करने से ही इनकार कर देती है। बिल्कुल, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसका पति ऐसी घिरी हुई हरकत कर सकता है। वो साफ कर देती है कि वो एक पीड़ित बनकर चुपचाप सब कुछ सहने वालों में से नहीं है। ये आत्मसम्मान की एक जबरदस्त घोषणा है। तो अगर हम अब तक की कहानी को देखें, हमने एक दिव्य वरदान से शुरुआत की थी, एक ऐसे बेटे के लिए जो देश की सेवा करेगा। लेकिन कहानी हमें व्यक्तिगत त्रासदियों और सामाजिक आलोचना से गुजारती है। यहां तक पहुंचकर क्या समझ में आता है? यहाँ तक पहुंचकर एक शक्तिशाली संघर्ष स्थापित हो जाता है। सुवामा को वरदान प्रताप के लिए मिला था, लेकिन अब तक प्रताप की जिंदगी दूसरों के कर्मों और भाग्य से तय हो रही है ना? वो ज्यादातर एक निष्क्रिय, दुख में डूबा हुआ किरदार रहा है। सही बात है। वहीं दूसरी तरफ विरजन, जिसे एक पारंपरिक दबी सहमी भूमिका निभानी थी, वो इस अपमानजनक शादी के सामने अपनी हिम्मत से दिखाती है कि कहानी की असली मजबूत किरदार शायद वो है। ये बहुत दिलचस्प है। तो क्या वरदान का असर प्रताप पर नहीं बल्कि विरजन के जरिए जाहिर हो रहा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शायद प्रताप के देश का उपकार करने का रास्ता विरजन के व्यक्तिगत संघर्षों से होकर ही गुजरेगा। उपन्यास ये दिखाता है कि महान कार्य करने से पहले शायद व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो अंत में सवाल फिर वहीं आ जाता है। हाँ, कहानी का नाम वरदान है, लेकिन इतनी पीड़ा देखने के बाद, एक पिता का त्याग, एक माँ की मृत्यु, एक विनाशकारी विवाह, ये सवाल बार बार उठता है। क्या ये वरदान एक आशीर्वाद है या एक अभिशाप? एक अभिशाप जिसने दुखद घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि देश का उपकार करने वाले का मार्ग इसमें शामिल सभी लोगों के लिए भारी व्यक्तिगत त्याग से ही शुरू होता है।